हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग वर्ष 2004 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपका दोस्तों आगामी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग दोस्तों क्लास को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। विचलन कोण यानी मतलब दोस्तों आपका डिविएशन एंगल किस रंग का या किस कलर का सबसे कम होता है। तो दोस्तों आप लोग बचपन से एक जो है वर्ण स्पेक्ट्रम या कलर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे, विबग्योर। ठीक है, ये आपको याद भी होगा। विबग्योर, वैगनी, आपका इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको स्पेक्ट्रम याद होगा। अगर दोस्तों हम लोग इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो लेमडा यानी वेवलेंथ का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ रेड पर जो है वेवलेंथ का वैल्यू मैक्सिमम होगा। उसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों, अगर इस स्पेक्ट्रम में हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और आपका वायलेट पर जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, जो वेवलेंथ होता है दोस्तों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन होता है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो ये रिलेशन आपको याद होगा। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जिसका सबसे अधिक वेवलेंथ होगा उसमें डेविएशन उतना ही कम होगा। तो रेड कलर का जो है दोस्तों वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, इसका मतलब इसमें जो है डेविएशन उतना ही कम होगा। यानी जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो लाल कलर का। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है आपका वेवलेंथ यानी लेमडा जो है इसका वैल्यू अधिक है, जिसके वजह से इसमें जो है डेविएशन कम होगा। तो इसी पर बेस्ड दोस्तों आपका कई तरह का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि ट्रैफिक सिग्नलिंग या आपका जो रेलवे सिग्नलिंग है उसमें किस कलर का यूज होता है। तो इसमें तो या तो रेड कलर का यूज होगा, या दोस्तों जिसका अधिक वेवलेंथ होगा उसी कलर का यूज होगा, रेड कलर या उसके आसपास जिसका वेवलेंथ अधिक होगा। अब क्यों यूज होगा दोस्तों? ताकि इसमें जो विचलन कम हो सके और ये जो है आने वाले लोगों को आसानी से दिखाई पड़ सके। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस कलर में सबसे अधिक होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का दर जो है किस कलर में सबसे अधिक होगा। तो आपको पता है दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण का दर है वो आपका 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ के प्रकाश में होता है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ के प्रकाश में होता है। इसका मतलब जो है आपका लाल जो कलर है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी। अभी दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस कलर में होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोपोडा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों ऑर्थोपोडा की क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहला तो विशेषता इसमें दोस्तों ज्वाइंट लेग होता है। ठीक है, ज्वाइंट्स लेग यानी आपको इस तरह से इसके जो लेग में ज्वाइंट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता क्या होता है? इसमें जो है ज्वाइंट लेग्स होते हैं। उसके बाद दूसरा विशेषता इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो है इसमें आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाएगा। ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाएगा आपका ऑर्थोपोडा संघ में। तीसरा क्या है दोस्तों? इसमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा होगा? तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी वो मैलपिगियन ग्रंथियों के द्वारा होगा। मैलपिगियन ग्रंथियों के द्वारा जो है इसमें उत्सर्जन की जो है क्रिया होगी। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों इसमें श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होगा? तो श्वसन का जो प्रक्रिया ये आपका दोस्तों गिल्स के द्वारा होगा या ट्रैकिया के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसका जो है ऑर्थोपोडा की विशेषता होती है। अब अगर बात किया जाए दोस्तों इसमें एग्जाम्पल या इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, तो अभी जितने भी कीट है जिसमें आपका ज्वाइंट लेग मिलेगा, जैसे आपका हो गया मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, या जितने भी आपके कीट हो गए या फिर आपके तितली हो गए, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा संघ में आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें से निम्न से किसे आरोपित किया जा सकता है? तो जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ये चीज़ आप पढ़े हों दोस्तों। तो जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर है दोस्तों,
अगर कोई कंडक्टर है और उसे हम लोग एक सर्किट में बैटरी के थ्रू जोड़ दिए हैं, तो इसमें क्या, इसमें जो है करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में कुछ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर से बात सुनिए, करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर में क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। अब ये थर्मल एनर्जी क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं जो करंट होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। यह जो थर्मल एनर्जी है दोस्तों, ये क्या करेगा, कंडक्टर को हीट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये आपका करंट के फ्लो होने की वजह से हो रहा है। अब ये जो हीट है दोस्तों, ये कितना हीट जो है प्रोड्यूस होगा, ये हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला दिए हैं जूल्स ने। तो ये है दोस्तों I² R/T, यानी I² यानी करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और आपका टाइम। तो इस पर जो है, इसी चीज़ पर ये जो हीट कितना प्रोड्यूस होगा इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है किस पर डिपेंड हो जाएगा, तो आपका करंट पर, उसके बाद कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर, और इसमें जो करंट प्रवाहित होने के समय के अवधि पर। यानी जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Na2O डैश है, तो Na2 क्या है दोस्तों, Na2O क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। चलिए आप लोग एक कमेंट करके बताएं कि उभयधर्मी जो है ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। आप लोग जो है उभयधर्मी, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का जो है कमेंट करके नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों हम लोग अंतर संक्रमणीय तत्व कहते हैं, यानी इनर ट्रांजिस्टिव एलिमेंट कहा जाता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों एफ ब्लॉक जो है ये दोस्तों, ये आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। एफ ब्लॉक का जो तत्व है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो कहलाता है दोस्तों लेंथेनाइट ग्रुप, एक होता है लेंथेनाइट ग्रुप, और एक होता है एक्टेनाइट ग्रुप। लेंथेनाइट कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये आपका 57 से स्टार्ट होता है, 71 तक जाता है। इसमें टोटल 15 एलिमेंट हो गए। ठीक है, वहीं बात किया जाए दोस्तों एक्टेनाइट का, तो एक्टेनाइट ये दोस्तों आपका 89 से स्टार्ट होता है और 103 तक जाता है। इसमें भी 15 जो है एलिमेंट होते हैं। तो एफ ग्रुप में टोटल कितने हो गए कितने एलिमेंट हो गए, तो 30 एलिमेंट हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपका और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो आपका पहला ग्रुप है, ग्रुप 1 को हम लोग ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 एंड 2 ये कौन से ब्लॉक में आता है, ग्रुप 1 एंड 2 आपका दोस्तों एस ब्लॉक में आ जाएगा। ग्रुप आपका 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये किस में आ जाएगा, डी में आ जाएगा। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक किस में आएगा, डी में आ जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका पी ब्लॉक में आएगा। अब पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है दोस्तों, ये अधातु होगा या फिर आपका उपधातु होगा। यानी जो नॉन मेटल और जो है आपका सेमी कंडक्टर या सेमी मेटल है, ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका पी ब्लॉक में आएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर बोला जाए कि ग्रुप 18 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ग्रुप 18 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैस ग्रुप कहते हैं या जीरोथ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 17 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग हैलोजन ग्रुप से जानते हैं, जहाँ पर एफ से ये स्टार्ट होता है, यानी फ्लोरीन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 16 को दोस्तों ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं। ग्रुप 16 को हम लोग क्या कहते हैं, तो चैल्कोजन ग्रुप 16 को कहते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप 15 को जो है ये दोस्तों नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ग्रुप 15 को दोस्तों हम लोग नेक्टोजन कहते हैं। ठीक है, नेक्टोजन, ग्रुप 15 को नेक्टोजन। उसके बाद ग्रुप जो आपका 14 है ये कार्बन से स्टार्ट होता है, इसे कार्बन ग्रुप कहते हैं। तो ये सारे जो ग्रुप हैं इसे दोस्तों याद रखिए। ग्रुप 18 को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोथ ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग चैल्कोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 15 को हम लोग नेक्टोजन ग्रुप कहते हैं, और 14 जो ग्रुप 14 है उसे हम लोग कार्बन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य। तो आपको पता है दोस्तों वर्क क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा और उस वस्तु में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर फोर्स आपका दिया 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर का, तो वर्क कितना हो जाएगा 50
अब वर्क का जो है दोस्तों ये आपका यूनिट क्या होगा, तो जूल, तो 50 जूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय यानी हार्ट का जो मेम्ब्रेन है 2 परतों से ढका होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाएगा। तो जो हार्ट का मेम्ब्रेन है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में जो है वस्तु का जो स्पीड है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में वस्तु के स्पीड को हम लोग वेलोसिटी या वेग कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा, तो ये आपको दोस्तों ओम्स लॉ से पता होगा, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम I का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो I और R का कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी अगर हम इसका रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका जो है करंट का वैल्यू है ये कम होगा। तो यहाँ पर क्या प्रतिरोध बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश संवहनीय ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो संवहनीय ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे कौन थे दोस्तों, तो ये टेरिडोफाइटा थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये प्लांट किंगडम दोस्तों, ये इसका जो डिवीजन है आप लोगों को याद होना चाहिए, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में जो सबसे पहले आता है दोस्तों, ऐसे पौधे आते हैं, ये प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले ऐसे पौधे आते हैं जिसमें आपका ना तो वेल डिफाइंड, यानी उसमें ना तो आपका जड़ का पता रहेगा, ना तना का पता रहेगा, ना उसमें आपका संवहनीय ऊतक होगा। तो ऐसे जो प्लांट को इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, थैलोफाइटा के कैटेगरी में रखते हैं, थैलोफाइट के कैटेगरी में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका दोस्तों शैवाल आ जाएगा, कवक आ जाएगा और लाइकन आ जाएगा। ठीक है, थैलोफाइट कैसे प्लांट है, जिसमें आपका ना तो रूट होगा, रूट यानी आप इसमें ना तो जड़ होगा, ना तना होगा, ना संवहनीय ऊतक होगा। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, थैलोफाइट कहेंगे। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में ऐसे पौधे आएंगे दोस्तों जिसमें आपका रूट और तना तो वेल डिफाइन होंगे, यानी इसमें पूर्ण होंगे, लेकिन इसमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होंगी। तो कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कंडक्टिंग टिश्यू अगर नहीं होगा तो इसे हम लोग दोस्तों ब्रायोफाइटा कहेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा किसे कहेंगे, जिसमें आपका कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होगा बट उसमें जो है जड़ और तना आपका पूर्ण विकसित होगा। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइटा में कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा में आपका हॉर्न वाट आ जाएगा, लिवर वाट आ जाएगा और आपका मोजेज आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब दोस्तों ब्रायोफाइटा के बाद आप कैसे पौधे आएंगे, तो ब्रायोफाइटा के बाद अब ऐसे पौधे आएंगे जिसमें आपका वेल डिफाइंड जड़, तना और उसमें कंडक्टिंग टिश्यू भी होंगे। ठीक है, तो ये पौधे आपका क्या कहलाएंगे, टेरिडोफाइटा कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जो टेरिडोफाइटा दोस्तों इसमें क्या है, बीज नहीं बनेगा, इसलिए टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमी भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्लांट किंगडम का सारा जो वर्गीकरण है उसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो अगर जहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन करेंगे दोस्तों तो उसका जो लवण बनेगा वो आपका दोस्तों उदासीन हो जाएगा, यानी जो उसका पीएच वैल्यू होगा 7 होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, जैसे HCl ले लिए। ठीक है, HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं NaOH। तो यहाँ पर ये कब बनेगा, तो ये NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, ये आपका लवण हो गया, ये आपका जल हो गया। क्योंकि ये दोनों दोस्तों स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कम कर देंगे। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये अभिक्रिया जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इसलिए जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैसा अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, जिसमें जो लवण बनेगा उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वीक बेस लेते हैं, तब लवण कैसा होता है, तब लवण का जो नेचर होता है दोस्तों वो आपका एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तब यहाँ पर लवण का जो है नेचर कैसा होता है, तो ये आपका बेसिक नेचर का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक स्ट्रॉन्ग एक बेस लेंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर का आपका लवण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 न्यूटन के वजन वाले किसी लड़की का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, W = mg। ठीक है,
तो ये W का वैल्यू दिया कितना 450 न्यूटन। उसके बाद M का वैल्यू निकालना है और G का वैल्यू आप अगर हम लोग यहाँ पर 10 तो नहीं लिया हुआ है तो हम लोग 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 से थोड़ा कुछ ज़्यादा आएगा ये वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 45.9, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल डैश कहा जाता है। तो यदि कोई एक वस्तु को दोस्तों अगर हम लोग दोनों सिरों से अगर पकड़कर खींचेंगे तो उस पर किस प्रकार का जो है बल या फोर्स लागू होगा, तो उसे हम लोग टेंसाइल फोर्स कहेंगे या खिंचाव बल कहेंगे, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर कोई वस्तु उसको हम लोग एक सिरा से पकड़ कर खींचेंगे तो उसमें किस तरह का फोर्स जनरेट होगा, तो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो ओजोन हम लोग जानते हैं दोस्तों कैसे लिखते हैं, O3 लिखते हैं। अब ये ऑक्सीजन का जो है आपका कितना होता है परमाणु भार 16, तो यहाँ पर 3 परमाणु तो 16 या 48 हो जाएगा, 48 U। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का दोस्तों क्या होता है CnH2n+2, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों एल्कीन का, तो एल्कीन हो जाएगा CnH2n और एल्काइन CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो है दोस्तों संक्रमण धातु नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नेपच्यून। ये दोस्तों आपका कहाँ पर आएगा, तो नेपच्यून जो है दोस्तों ये आपका एक्टिनाइड ग्रुप में आता है। इसका जो आपका द्रव्यमान होता है ये परमाणु क्रमांक ये 93 होगा, तो ये किस में आ जाएगा, आपका एक्टिनाइड ग्रुप में आ जाएगा। एक्टिनाइड ग्रुप आपको अभी मैंने पीछे बताया कि 89 से 103 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। CaO सूत्र का इकाई द्रव्यमान है, तो Ca दोस्तों यहाँ कैल्शियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो है कितना परमाणु भार होता है 16 होता है, तो ये आपका 4 4 1 5 56 हो जाएगा, ठीक है। CaO का जो है आपका इकाई द्रव्यमान कितना होगा 56, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं का यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए दोस्तों हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का AgBr और AgCl का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, P = mg/h, ठीक है। कितना kg का वस्तु है 11 kg का, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, और कितने मीटर तक, तो 8 मीटर तक, तो 11 × 88 880 नहीं, मतलब ये 9.8 यहाँ पर वैल्यू लिया है, तो 800 के करीब वाला जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोसिन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आपका दुमिकाएं या डेंड्राइट कहलाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। स्टील की ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड है और निकेल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य है दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो ये तो अभी हम लोग दोस्तों पीछे ही डिस्कस किए, एक स्ट्रॉन्ग आपका इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो लवण किस नेचर का होगा, तो ये आपका न्यूट्रल नेचर का होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश क्या होगा। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये V = W/Q होता है, जहाँ भी आपका क्या वोल्टेज है, W किया गया वर्क डन है, और Q क्या है, आवेश यानी चार्ज है।
तो यहाँ पर ये कितने वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का है। उसके बाद किया गया कार कितना 36 जूल का है, तो हम लोग को Q का वैल्यू निकालना है, तो 12 तिया 36 कूलम का इसमें चार्ज हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु के द्वारा दोस्तों कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस किस पर डिपेंड करेगा, तो कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा वो किस पर डिपेंड करता है, तो कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और उसके अवस्था पर ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, ये तो शायद रिपीट हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब प्रेशर क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये आपका प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर ये फोर्स नहीं दिया, उत्क्षेप दिया यानी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट पर यूनिट एरिया को भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो स्थायी ऊतक का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका जाइलम, पौधे में जो जाइलम होता है ये एक स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू है। और ये जाइलम के अलावा और कौन सा है दोस्तों, तो फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपका परमानेंट टिश्यू है। जाइलम का काम क्या है, तो जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम क्या है, तो भोजन का परिवहन करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट होता है। इसमें लगभग हम लोग दोस्तों 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।